थर्ड लेक्चर में आप लोगों को तो आज का टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप और स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील इज ऑल्सो अभी हम लोग देखेंगे कि जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है, तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, एक हम लोगों ने माइल्ड स्टील स्पेसिमेन लिया हूँ। उस स्पेसिमेन को हम लोग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में लैब में हम लोग उसको टेंजाइल टेस्ट करेंगे। जब टेंजाइल टेस्ट करेंगे तो उसके टाइम पे, तो जब शुरुआत होते हैं तो स्पेसिमेन जो कि उसके गॉज लैंड होते हैं उसके एलनोथ है। जब स्पेसिमेन को हम लोगों ने यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में टेस्टिंग किया तो पहले तो क्या होते हैं, खींचने के टाइम पे कुछ हद तक खींचे जाते हैं। उसके बाद इसमें आप लोग जैसे देख पा रहे हैं डायग्राम में नेक फॉर्म होते हैं, ये होते हैं नेकिंग पॉइंट। जब ये नेक फॉर्म होते हैं उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या होते हैं, जो नेक फॉर्म होते हैं नेक के तुरंत बाद रप्चर हो जाते हैं या तो ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो जैसे जो माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ हो गया आप लोगों का ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर माइल्ड स्टील बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर बार एग्जाम में आते ही है ऑलमोस्ट। तो पहले देखना ये है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ। यहाँ पे स्ट्रेस है विच इज इक्वल टू द लोड बाय द, पहले तो स्ट्रेस विच इज इक्वल टू द लोड बाय एरिया एंड स्ट्रेन विच इज इक्वल टू द चेंज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो पहले क्या होगा, यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ग्राफ में, O इज द ओरिजिन पॉइंट से ए पॉइंट तक, ए आप लोगों का हो गया प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। तो ये चीज़ आप लोगों को जरूर याद रखना है कि जो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट है वहाँ तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब जितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी बॉडी में उतना ही स्ट्रेन भी साथों साथ यूनिवर्सल मतलब प्रोपोर्शनली प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, एंड यही होते हैं हुक्स लॉ। जस्ट पॉइंट ए के तुरंत बाद, मैंने ग्राफ में दिखाया नहीं हूँ लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है ना, ए के तुरंत बाद मतलब बी पहुंचने से पहले पे ही ए के तुरंत बाद एक पॉइंट होता है, वो हो गया आप लोगों का, मतलब ये जैसे आप लोग देख पा रहे हैं बी पॉइंट, ये बी पॉइंट के बारे में ही मैं बताने जाने वाला था। बी पॉइंट हो गया आप लोगों का इलास्टिक लिमिट। बी पॉइंट हो गया आप लोगों का इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब यही है कि कोई भी अगर मटेरियल हम लोग खींचेंगे तो ये मटेरियल खींचने के तुरंत बाद अगर फोर्स को हम लोगों ने छोड़ दिया तो ये वापस अपने आप इसके पोजीशन पे ये रिवर्स बैक आ जाएगा। मतलब द मटेरियल इज इलास्टिक अप टू द इलास्टिक लिमिट। ये जो बी पॉइंट है ये आप लोगों का इलास्टिक लिमिट है। उसके बाद सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट हो गया आप लोगों का अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट का मतलब यही है कि यील्डिंग जो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, मतलब प्रोपोर्शनल इलास्टिक लिमिट के बाद अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट आने का मतलब यही है कि प्लास्टिसिटी शुरू हो चुका है, क्योंकि इलास्टिक लिमिट के तुरंत बाद जो भी आ रहा है वो प्लास्टिक रीजन में आ रहा है। तो अपर यील्ड पॉइंट हो गया आप लोगों का, प्लास्टिसिटी स्टार्ट हो चुका है। तो पहले तो अपर यील्ड पॉइंट होगा, तो अपर यील्ड पॉइंट में भी क्या है, स्ट्रेस कम लगाने से स्ट्रेन ज़्यादा आ रहा है। अब उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं डी पॉइंट। डी पॉइंट हो गया आप लोगों का लोअर यील्ड पॉइंट। तो लोअर यील्ड पॉइंट में जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कुछ बहुत ही कम स्ट्रेस में ही स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके बाद डी पॉइंट से ई पॉइंट तक ये हो गया आप लोगों का स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन होते हैं, मतलब क्या है कि यील्डिंग के बाद नेक फॉर्मेशन होते हैं, और नेक फॉर्मेशन होने के बाद जो ई पॉइंट है आप लोगों का ये हो गया अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट टेंजाइल ये हो गया मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस के तुरंत बाद नेक तो ऑलरेडी फॉर्म हो ही चुके हैं। अब नेक फॉर्मेशन के बाद ये मटेरियल
नेक फॉर्मेशन होने के बाद ये मटेरियल अब उसके बाद अगर हम लोग फिर से कुछ हद तक स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद फिर से ये स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। लेकिन अब क्या होगा, अगर अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेस के बाद भी हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, लेकिन अब क्या होगा, स्ट्रेस अगर धीरे धीरे जैसे देख पा रहे हैं यहाँ से डाउनवर्ड फॉल हो रहे हैं, मतलब क्या है कि स्ट्रेस कम, जब कम हो रहे हैं स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस इससे भी कम हो रहे हैं लेकिन स्ट्रेन बढ़ते जा रहा है, मतलब कम स्ट्रेस में भी स्ट्रेन बढ़ते जा रहा है। तो ये हो गया आप लोगों का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर माइल्ड स्टील। ए इज द proportionality limit, B is the elastic limit, C is the upper yield point, D is the lower yield point, E is the ultimate tensile stress and F is the fracture point। और ये F को बोलते हैं breaking point या तो fracture point। अब इनके बारे में मैं पढ़ के बताऊंगा। From O point to A point the curve is straight and linear and hence proportionality limit is the limiting value of stress up to which stress is, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, जो stress is directly proportional to strain, जो कि Hooke's law होते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 पॉइंट से proportional limit तक होते हैं। उसके बाद इलास्टिक आपका नेक्स्ट टॉपिक में आ गया है, इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट क्या होते हैं, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, इलास्टिक लिमिट द पॉइंट बी इज स्लाइटली बियॉन्ड, ये जो बी पॉइंट है ये ए पॉइंट के बियॉन्ड है, लेकिन स्लाइटली बियॉन्ड ए पॉइंट, मतलब ए पॉइंट के बाद बी पॉइंट आ रहे हैं और वो इलास्टिक लिमिट है। मतलब इलास्टिक लिमिट एक ऐसा पॉइंट है, अगर बी पॉइंट तक कोई भी मटेरियल हम लोग खींच रहे हैं, खींचने के बाद फोर्स को हम लोग रिलीज कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं, तब भी मटेरियल वापस अपने पोजीशन पे आ रहा है। मतलब इलास्टिक मटेरियल इज इलास्टिक अप टू इलास्टिक लिमिट। उसके बाद अपर यील्ड पॉइंट, सी पॉइंट हो गया अपर यील्ड पॉइंट। इसमें क्या देख पा रहे हैं, इफ द मटेरियल इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड पॉइंट सी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट्स। मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि प्लास्टिसिटी शुरू हो जाता है बी पॉइंट के तुरंत बाद, एंड द मटेरियल डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज अपन अनलोडिंग एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज यील्डिंग। मतलब क्या है कि मटेरियल को फोर्स जो हम लोग लगा रहे थे खींचने के लिए, वो छोड़ने के तुरंत बाद भी मटेरियल अपने पोजीशन, जो ओरिजिनल पोजीशन है उसमें रिवर्ट बैक नहीं हुआ है, मतलब वापस गया नहीं है, कुछ हद तक इसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब होके रखा है। तो उसी को बोलते हैं, जो डिफॉर्मेशन होके रखा है फोर्स छोड़ने के बाद भी, उसी डिफॉर्मेशन को हम लोग यील्डिंग बोलते हैं। एट पॉइंट ए पॉइंट एट विच मैक्सिमम लोड और स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और यील्डिंग ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड एज अपर यील्ड पॉइंट, सी। उसके बाद लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें एज द dislocation or slip is taking place in the material, it offers less resistance to the material and hence curve falls slightly। इसका मतलब यही है कि जो मतलब जो हम लोगों की लोअर यील्ड पॉइंट है वो डी पॉइंट है, और डी पॉइंट में क्या है कि मिनिमम लोड पे भी, मिनिमम लोड या तो मिनिमम स्ट्रेस पे भी मैक्सिमम स्ट्रेन प्रोड्यूस हो पा रहे हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक रीजन में आ रहे हैं। उसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट आफ्टर, उसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट जो कि हम लोग की लोअर यील्ड पॉइंट के बाद आ रहे हैं, और अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट जो कि है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में आ रहे हैं। दैट इज if at lower yield point D strain hardening is in the material take, strain hardening is also, strain hardening का मतलब work hardening है, that is the strengthening of the metal occurs because of dislocation movement within the crystal structure of the material, hence there is a positive rise in curve from D point to the E point। इसका मतलब यही है कि जो लोअर यील्ड पॉइंट है उसके बाद क्या होते हैं, जो भी मेटल है उस मेटल में कुछ हद तक स्ट्रेंथ या ताकत बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? बिकॉज ऑफ द डिसलोकेशन ऑफ द वेरियस मूवमेंट्स। जो भी मेटल के अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं आयंस के,
उसमें चेंजेस आने के कारण, उसमें मूवमेंट्स होते हैं या चेंजेस होने के कारण उस मेटल में लोअर यील्ड पॉइंट के बाद कुछ हद तक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, जिसके कारण लोअर यील्ड पॉइंट के तुरंत बाद स्ट्रेस का ग्राफ ऊपर जा रहा है और स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा स्ट्रेसेस ज़रूरत पड़ जाता है। उसके बाद एट ई पॉइंट इज कॉल्ड एज द अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। ये मैक्सिमम लोड है या तो मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट है, अल्टीमेट पॉइंट। उसके बाद बियॉन्ड द अल्टीमेट पॉइंट नेकिंग प्रोड्यूस हो जाता है, और नेकिंग प्रोड्यूस होने के बाद भी अगर हम लोग जो नेकिंग प्रोड्यूस होते हैं उसके बाद स्ट्रेस या लोड कम ज़रूरत पड़ता है, मतलब कम इंटेंसिटी की ज़रूरत पड़ता है, और लेकिन स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। और उसके बाद भी अगर फोर्स लगते रहेगा, फिर बाद में फाइनली क्या होता है, रप्चर हो जाता है या तो ब्रेक हो जाता है। और जो भी पॉइंट प्रोड्यूस होते हैं ग्राफ में, उस पॉइंट का नाम है ब्रेकिंग पॉइंट और रप्चर पॉइंट। ओके, ठीक है, थैंक यू।